आपने कैसे मलगमेशंस की हुई यहाँ पे, जैसे को दिस इज अ सेपरेट हेडर फॉर सेपरेट क्वेश्चंस, ये अलग ग्रुप हुए हुए हैं, ये अलग ग्रुप हुए हुए हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी ये सर। जो ग्रुपिंग है, डू दे रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेरिएबल या एज इस कोई ऑर्डर नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ये था, वही बता रही हूँ कि पहले तो ट्रस्टवर्दीनेस जो मैंने ऊपर कहा उसको ज्यादा डिफाइन करने के लिए कि आप किस चीज को ज्यादा स्पेसिफाई कर लेते हो ट्रस्टवर्दीनेस में, उसकी एक्सपर्टीज आ जाती है ऊपर वाले में, एंड देन आ जाती है उनके ट्रेड्स का था कि आप किन ट्रेड्स पे, ये वाले कि किस ट्रेड पे आप उनको करते हो। ओके, आई होप मेरी बात समझ आ रही नहीं होगी नहीं सर। समझ आ रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट देन विद द इसमें मेथड। जो हाँ, था ये वाला जो है, जो अभी आपने खोला हुआ है, जो थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़े से कह लें कि 2-3 ज्यादा वेरिएबल्स को किया हुआ है, पूछा हुआ है, वो एक वेरिएबल का एक साथ नहीं किया हुआ। ओके, हाँ बस सही है, ये कंफर्म कर रहा हूँ। सो यू वुड हैव अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ना, क्योंकि आपका हाँ फ्रेमवर्क में जी हैव 5 or 8 वेरिएबल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 सर। हाँ सही है, बाकी इफ दैट्स द वे यू हैव ब्रोकन इट, दैट्स फाइन। अच्छा, मैं आप लोगों को, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम टी टेस्ट और अनोवा नहीं करवाया ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों को रिग्रेशन करवाया हुआ था, डिस्क्रिप्टिव करवाए थे, ग्राफ्स एंड चार्ट्स करवाए हुए थे, बट वी डिड नॉट कवर टी टेस्ट एंड अनोवा, या कर लिया हमने? सर नहीं, अनोवा नहीं किया था, अनोवा मैंने उसमें देखा था अपने पेपर्स में। ओके, क्योंकि आपका जो केस है इसमें अनोवा भी लगेगा, टी टेस्ट भी लगेगा, तो इसमें मैंने एक दो चीजें बस कंफर्म करनी है डॉक्टर गौरी से। आई विल हैव अ मीटिंग विद हिम, तो उनसे एक दो चीजें क्लियर कर लूं, फिर आई विल हैव अ सेशन विद यू गाइस। या तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा वो सेशन में आ जाए, क्योंकि द थिंग्स वी लुक एट टी टेस्ट एंड अनोवा, वो तो कॉमन चीजें हैं, बट उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं विच वी नीड टू सी कि हमारे डेटा पे वो टेस्ट अप्लाई होते हैं नहीं होते। तो फॉर दैट ओके सर। आई विल नीड टू कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर गौरी, तो इन अ डे और टू मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीजें भी गो थ्रू करवा दूंगा। सही है, क्वेश्चन इज इंशाल्लाह फाइन सर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बराकल्लाह यार। एक बच्ची की रिक्वेस्ट थी, बच्ची तो नहीं सॉरी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आई नीड टू स्पेसिफाई दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, बीच में हमारी गैप काफी आ गया था। ओके, आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू थिंग्स विद यू, एक सेकेंड। ऐसा गाइस, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद होगा ना, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप लोग जब पेपर सर्च करोगे एमजीएल के अंदर, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई वन पेपर which is good enough or which looks robust enough, which you can follow closely, yeah, you can slightly replicate in your research. So that is what we call a base paper, which resembles what you're trying to do. तो मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, हमने एक स्टडी की थी सिमिलर, तो दिस वाज आवर बेस पेपर, और इसका राइटअप बहुत अच्छे तरीके से हुआ, दैट इज द रीजन वी यूज इट एज अ बेस पेपर। तो आई विल शेयर दिस विद यू ऑल्सो। तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा बेस पेपर ना हो तो यू कैन यूज दिस एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, अभी आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो काम किया हुआ है वो किया हुआ है लिटरेचर के अंदर। यू हैव वेरिएबल्स, यू हैव फैक्टर्स। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफिक हेडिंग्स नहीं डाली हुई। हम लोग जब रिपोर्ट पे काम करते हैं तो हम लोग हेडिंग्स डालते हैं, इट इज इजियर फॉर योर इंस्ट्रक्टर और द टीचर टू सी कि आपने कहाँ क्या काम किया हुआ है। बट व्हेन वी गो फॉर पब्लिकेशन तो हमारी हेडिंग्स काफी कम हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेडिंग आई हुई है, सही है। सो व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ कि आपने चैप्टर 2 पे काम किया हुआ है, चैप्टर 2 से ही हम चैप्टर 1 निकालते हैं, इंट्रोडक्शन। तो हमने आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी बच्चों ने किया हुआ होगा, अगर नहीं किया हुआ, जिन बच्चों का रह गया उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपने क्या करना है। नंबर 1, द लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन यू हैव,
try to organize in this manner, और I think काफी बच्चों ने किया हुआ भी है, if I'm not wrong. Follow this paper as a basic idea कि ये किस तरह बात करें. If they are using a theory, यहाँ पे theoretical introduction start हो रहा है. The theory of social identity has been regarded by several scholars and blah 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 blah. यहाँ पे बातें की, उनकी references दी, और मैंने जिन 2-4 स्टूडेंट्स का देखा उन्होंने इस टाइप की चीजें कॉपी की भी हैं, तो that is good. यहाँ से इसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, पे आगे बताया, पे एम्प्लॉय से रिलेट करने की कोशिश की. अब इस इंफॉर्मेशन से जो कि आप लोगों ने काम किया हुआ है, इन्होंने हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, विच इज व्हाट यू टेस्टेड के फलाने वेरिएबल का फलाने वेरिएबल पे रिलेशनशिप आ रहा है या इम्पैक्ट आ रहा है. तो अब वहां पे उसकी जस्टिफिकेशन इन्होंने मेंशन की. देखो यहाँ पे ये बातें हो रही हैं, इंफॉर्मेशन है, लिटरेचर है, जिसके बेसिस पे हमारा हाइपोथेसिस ये मन रहा है कि एम्प्लॉय सीएसआर परसेप्शन हैज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन बिहेवियर. अब ये वो चीजें हैं जो काफी बच्चों ने की हुई हैं, और काफी चीजें मैंने बच्चों की देखी, स्टूडेंट्स की देखी हुई हैं. तो जिन बच्चों ने नहीं की हुई, तो यू आर बिहाइंड. जिन जिन बच्चों का मैंने फ्रेमवर्क देखा था, जिनमें से काफी, आई वुड से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये चीजें कॉपी पेस्ट की हुई थी. दिस इज द रीजन मैंने आपको शुरू में कहा था कॉपी पेस्ट कर लो, दिस विल हेल्प अस सेव अ लॉट ऑफ टाइम. इसी तरह ना फिर आगे आके और इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, उससे जस्टिफाई करके हाइपोथेसिस 2, हाइपोथेसिस 3, हाइपोथेसिस 4 एंड सो ऑन. अब इसकी आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा हाइपोथेसिस आपने बेसिकली बनाने किस तरह है, वो लिंकेजेस आप लोगों की मनी भी है, उसकी आप फिक्र ना करो. तो हम लोगों ने अब क्या करना होगा कि वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, इस रिसर्च पेपर का खोल के नजर मारो. यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिव्यू दिस, रट्टा लगाने की बात है, इसको नजर मारो. इस स्ट्रक्चर में, इस फ्लो में आपने अपनी इंफॉर्मेशन को मोल्ड करना है. पहले तो आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, ओके, इसी स्ट्रक्चर के अंदर. नीचे एक पैराग्राफ डालना है फलाने वेरिएबल्स के. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दो स्टूडेंट्स ने तो एग्जैक्टली इस तरह काम भी किया है, बस उन्होंने एक्चुअली हाइपोथेसिस फॉर्म नहीं किए थे. इसी तरह आप करोगे. फिर एंड में आ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी. सबसे पहले आपने चैप्टर 2 किया. अच्छा, अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कीप आस्किंग मी, ओके. मैं तो अभी आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे. द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल फॉर्म द लिटरेचर रिव्यू. उसके बाद आप जाओगे इंट्रोडक्शन के अंदर. अब यहाँ पे वी विल ऐड अ फ्यू थिंग्स. यहाँ पे दिस इज अ वेरी बेसिक जनरल स्ट्रक्चर. इट्स अ वेरी बेसिक जनरल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जब रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, इट हैज टू बी मोर डिटेल्ड. ये जनरल है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें काफी चीजें नहीं है. इसमें रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, अंदर अंदर मेंशन्ड है, मगर स्पेसिफिक हेडिंग्स नहीं दी हुई यहाँ पे. तो यू कैन हैव अ लुक हियर कि इन्होंने, देखो टॉपिक इनका अगर ये है, तो इस टॉपिक के हिसाब से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे की है. हैव दे स्टार्टेड जनरली या वेरी ब्रॉडली या वेरी स्पेसिफिक. तो आप देखोगे दे आर स्टार्टिंग स्लाइटली ब्रॉडली एंड देन दे आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग मोर स्पेसिफिक. यहाँ पे in the present era, the unpredictability and complexity in business have increased. Thus, in such situations, when organizations aim to increase productivity and profitability, they should focus on their internal stakeholders. Because they are not being very general; they are being actually very specific. Then, a specific चीज से start करके they're talking about things. But आप देखो, they're not focusing on specific things. They are talking about something specific, but ये business in that terms थोड़ा general लेके आ रहे हैं. यहाँ सब आहिस्ता सब नया होगा. यहाँ से लिंक करके ये लेकर आ रहे क्रिटिकल फैक्टर्स पे और सीएसआर पे एंड सो ऑन. तो व्हाटएवर यू विल बी डूइंग, यू विल ट्राई टू फॉलो दिस फ्लो. अब आप चाहो इस पेपर के फ्लो को फॉलो करो, विच इज गुड इनफ. बट अगर आपके पास कोई अच्छा रिसर्च पेपर जो आप लोगों ने सर्च किए तो उनमें से कोई अच्छा मिला हुआ है, यू कैन इवन फॉलो दैट. आई हैव नो इशू विद दैट. तो आपको चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर बनाना है, बट यू विल ऐड अ फ्यू थिंग्स, जैसे हमने प्रपोजल में की थी, आपको याद हो, which includes your research problem, which includes your research objectives, your research questions, your other factors जो हमने उसमें include किए थे, वो उसमें सारे आपने add करने हैं. अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, do let me know. This is the reason we are having this session. कल भी यही सेशन होगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगे, हम डिस्कस करेंगे, because the time we have is limited. Analysis, जब डेटा आपके पास आ जाएगा, analysis will not take more than a week, ज़्यादा से ज़्यादा. हमने मेथोडोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत जनरल बातें की थी. आई विल हेल्प यू स्पेसिफाई दैट ऑल्सो. देखो, इसको एक नजर मार लो, सिर्फ उसे नजर मारो कि आपको पता चल जाएगा यार कि बेसिक तरीका लिखने का क्या है. इसमें डेमोग्राफिक्स की कुछ बातें हैं, ये आगे की बात है, हम जब एनालिसिस करेंगे उस वक्त हमारे पास आएगा. डेटा हमने कलेक्ट किस तरह किए हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, आपने किस तरह, आप देखो मेजॉरिटी है 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल आप लोगों ने यूज किया है, विच इज व्हाट यू हैव डन. अब आपने इसमें मेंशन इसको लिखा हुआ है. रिमेंबर आई टोल्ड यू द 10 क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ओसीबी वर अडॉप्टेड फ्रॉम फलाना पर्सन. Everything is mentioned here. हमने कुछ हवाई बातें नहीं करनी. It has to be very specific.
तो जिस पेपर से आप लोगों ने अपने फलाने वेरिएबल के क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप मेंशन कर दोगे, दूसरे के आपने किसी और पेपर से लिए वो आप मेंशन करोगे. दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू, ये सब चीजें आप सेव करो, ये कॉपी पेस्ट करो एक एरिया में. दिस विल हेल्प यू फॉर्मलाइज एवरीथिंग. If you have this information copied, it will take you, I believe, not more than 2 hours to compile all of these things together. अब ये जो चीजें हैं ये आगे की बात है. ऐसे अभी रमशा ने दिखाया था ना, उसके डेमोग्राफिक के क्वेश्चन है, उनका रिजल्ट जब आएगा हम इस तरह पोर्ट्रे करेंगे. अच्छा, हाइपोथेसिस की जब मैं बात कर रहा हूँ, देखो दिस इज देयर कॉन्सेप्चुअल मॉडल. आप देखो इट्स रिलेटिवली बेसिक. आप लोगों के जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हैं दे आर रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स हमने क्या किया था कि ये जो एरो आ रहा है हमने इसके रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन निकाली थी लिटरेचर से. दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आई टोल्ड यू गाइस कि एवरी रिलेशनशिप व्हिच वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हैज टू बी बैक्ड इन लिटरेचर. तो इफ जहां तक मैंने देखा था एक दो स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छा ये इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी कि इसका अगर हमने एरो इसके साथ बनाए तो दिस एंटायर पैराग्राफ विच जस्टिफाइज कि इसका रिलेशनशिप इसके साथ हो रहा होता है. अगर इससे एरो यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होगा किसी पैराग्राफ के अंदर कि इस वेरिएबल की रिलेशनशिप इसके साथ है. तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका मैंने एटलीस्ट काम रिव्यू किया था उसमें ये already established है कि there is a relationship between these variables, there is a relationship between these variables, there is a relationship between this variable, this variable, this variable and this variable. So समझ लो कि all of these arrows or all of this relationship is pre-justified. So this is exactly what we will be doing in our literature review जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और इन्हीं से बेसिस से हम लोग अपने हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे. अब देखो दिस माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग कि देखो इधर इसने ये बात की हुई, इसने ये बात की हुई, इसने ये बात की हुई है, बट इन रियलिटी एक्चुअली हो क्या रहा है अब ये देखो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बेसिकली क्या कह रहे हैं, हाइपोथेसिस 1 इज इस वेरिएबल का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इस वेरिएबल के साथ, दैट इज इट. हाइपोथेसिस 2 है इस वेरिएबल का इसके साथ रिलेशनशिप है. The wordings is employee CSR perception has a significant relationship with effective commitment. Hypothesis 2 is employee CSR perception has a significant relationship with intrinsic job satisfaction. 3 है कि इसका इससे relationship है, 4 है इसका इससे है, 5 है इसका इससे है, 6 है इसका इससे. Let's say 7 ये हो सकता है if these all 3 are acting as a mediator. This hypothesis this variable has a significant relationship with this variable which is being mediated by this variable. Hypothesis 7 could be this variable has a significant relationship with this variable which is significantly mediated by this variable. So basically हम इस relationship को check कर रहे हैं, then we are checking this relationship, then we are testing this relationship, और यहाँ पे ये भी है, इसका डायरेक्टली भी रिलेशनशिप आ रहा है. तो ये जितने एरोस बन रहे हैं हम उतने हाइपोथेसिस बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ हाउ यू विल बी मेकिंग योर हाइपोथेसिस. तो ये जो बने हुए हैं दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. अब यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है, आई वुड रिकमेंड कि डू नॉट पिक अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, have a neutral direction. अगर आप बात कर रहे हो impact की, go for a significant impact or a significant relationship. Do not identify कि वो positive है या negative है. सर जी जी बोले. मुझे पूछ रहे हैं कि एक मिनट आराम से सोच ले. भूल गई मैं सर, मैं सोच के बताती हूँ. हाँ श्योर जैसे याद आया आप बीच में बोल देना. तो यू आर सपोज टू कंपाइल, सपोज टू क्या बेसिकली हमने पूरी. जी जी बोलो. मैं ये कही थी आपने सिर्फ चैप्टर 1 में पैराफ्रेजिंग करने को कहा है, इंट्रोडक्शन नहीं टेक्निकली पूरा. अब देखो चीज ये है, मेरा जो इनिशियल अजम्पशन था या गोल था वो ये था कि आप लोग सब चीजें कंपाइल कर लोगे एंड दैट इज गुड इनफ. बट अभी डॉक्टर इमरान ने मुझे कहा था कि एज पर एचईसी वी कैन नॉट एक्सेप्ट एन असाइनमेंट व्हिच हैज मोर देन 10 या 15% प्लेजरिज्म. तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि आप लोग असाइनमेंट का कॉपी पेस्ट मेरे पास आएगा तो उसमें सिमिलैरिटी का इशू आ रहा है. अब आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी. आप लोग 2 रिपोर्ट्स बना रहे हो, एक तो पूरी की पूरी आप लोग जो ओरिजिनल डेटा आपके पास आ रहा है उससे कॉपी पेस्ट करो. लिटरेचर से आपने कॉपी निकाला, इंट्रोडक्शन से कॉपी किया, एवरीथिंग इज एज इज कॉपीड एंड पेस्टेड. उसमें आपने चेंजेस नहीं की. वो आपकी मास्टर फाइल है. फिर एक फाइल में आप उसी मास्टर फाइल को बेसिकली पैराफ्रेज कर रहे हो. द रीजन आई डिड नॉट वांट एवरी स्टूडेंट टू पैराफ्रेज इज कि काफी बच्चों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती.
तो आप लोगों ने जब काम बहुत अच्छा भी किया होगा ना, उसकी भी इंग्लिश या ग्रामर खराब हो सकती है। तो अब फॉर्मेलिटी की वजह से कह लो या एक रिक्वायरमेंट की वजह से कह लो, सो वी विल हैव टू पैराफ्रेज द रिपोर्ट। जी अच्छा, कीप इन माइंड दे आर वेबसाइट्स जो ये स्पेलिंग शेयरिंग करती हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि वो लिटरली आपकी इंग्लिश की ना कहते हैं वाट लगा देती हैं। यस सर, बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो लग रहा होता है कि ह्यूमन ने नहीं लिखा। तो थोड़ी सी जरा हिम्मत करके देखो, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गिव यू गाइस एज मच टाइम एज पॉसिबल। जब तक मुझसे ये रिजल्ट डिमांड नहीं करेंगे उस वक्त मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। तो देखो, फर्स्ट तो आपका गोल है कि ये अभी जब तक डेटा आ रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि एक हफ्ते में कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा, उस वक्त तक चैप्टर 1, 2 और 3 तो आप लोग कंपाइल कर लो, और बीच में जब टाइम मिले तो स्टार्ट पैराफ्रेजिंग। पहले आपने कंपाइल करना है, कॉपी पेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कंपाइल करो, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके करो। ये फ्लो जो आ रहा है, ये फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि 2 वेरिएबल्स उनकी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तीसरे की डाली हुई है, चौथे की डाली हुई है, पांचवे की डाली हुई है, उसका जो लिंक बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से अभी नहीं किया हुआ। तो इट विल टेक यू एन आवर और टू। इतना लंबा काम नहीं, मुश्किल काम नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई टू लिंक इट टुगेदर इन अ मोर ऑर्गेनिक मैनर, बस। तो 1-2 घंटे लगेंगे उस वो काम कर लो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये काम पहले से किया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ उनको टाइम लगेगा। तो जिनका हो जाए फिर वो एक अलग से कॉपी फाइल बनाएं, उसके अंदर पैराफ्रेजिंग स्टार्ट कर दें। बेस्ट तरीका क्या होता है, एक्टिव को पैसिव करो, पैसिव को एक्टिव करो। तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ, आई डू नॉट यूज द टर्म पैराफ्रेजिंग, आई रेकमेंड री राइटिंग। उसमें क्या होता है, दिस इज यूजुअली फास्टर। मैं क्या करता हूँ, आई यूजुअली लेट्स से रीड दिस पैराग्राफ, और मुझे जो जो मेरे जहन में है, मैं एक और साइड पे फाइल खोल के आई स्टार्ट राइटिंग दैट। दिस वे इट रियली हेल्प्स मी आउट। अच्छा, मेरा जो तरीका है लिखने का, एक सेकंड, या मैं एक फाइल खोल लूं। सर मुझे एक बात ये बता दें कि आपने जैसे कहा वेरिएबल्स, हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम लिखे होंगे वेरिएबल्स के, उसके नीचे उसके हवाले से लिखा होगा ना कि जी ये जैसे पहले आपने करवाया था वेरिएबल लिखो उसकी लिंकेज बताओ, हम्म। तो अब क्या करना है, अब सबको कंबाइन करके लिख नहीं देना नहीं है नहीं हमें। नहीं, और जब कंबाइन। हाँ, बोले बोले, सॉरी बोले। नहीं हो गया आप बताएं। यार, कंपाइल करके कंबाइन करके नहीं लिखना। इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका भी जो मैंने देखा था ना उसमें इसी तरह था, जैसे वो रिलेशनशिप, एक तो वेरिएबल की बातें हो रही हैं, फिर रिलेशनशिप की बात भी हो रही है। लेट्स से सीएसआर का इफेक्टिव कमिटमेंट से कोई बात हो रही है, तो वो ये लिंक भी बता रहे हैं कि लेट्स से अगर इस वेरिएबल की बात हुई है और इसका रिलेशनशिप कहीं इस, हमने ना शुरू में कहा था जो फ्रेमवर्क बन रहा है, फ्रेमवर्क में जितने वेरिएबल्स के लिंक आ रहे हैं उन सब का लिटरेचर से बैकिंग होनी जरूरी है। या लिटरेचर से यस बैकिंग होगी, या एक्सेल के अंदर आपने जो गैप निकाला है उससे बैकिंग होगी। दैट इज इट। तो वही आपने कहीं ना कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी भी मैंने फाइल देखी, तो उसमें लेट्स से इन दोनों का लिंक दिखा रहे हैं, तो हम इसी तरह की बातें करेंगे। हम चाहें तो हेडिंग डाल दें, आप चाहो तो हेडिंग ना डालो, दैट्स अप टू यू। मगर उसमें जब हाइपोथेसिस बनाओगी कि इसका इससे रिलेशनशिप आ रहा है, तो उसके बारे में एटलीस्ट 4-5 लाइनें कहीं ना कहीं जरूर होंगी। तो वी विल जस्टिफाई कि इसका लिंक आ रहा है, हमने लिटरेचर में लिखा हुआ है, इसका लिंक आ रहा है, लिटरेचर में लिखा हुआ है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि लेट्स से आपने, और सर जी जी बोले। ये सारा पूरा लिटरेचर में जाएगा, ये जो ये हम जो करेंगे। जी जी, ये 90% आपका लिटरेचर का पार्ट है। सही है। लेट्स से आपने यहाँ पे जो बातें लिखी हैं, सॉरी, ये बातें आपने लिखी हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, तो उसके नीचे ये हाइपोथेसिस आ गया, देखो अबाउट सीएसआर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। फिर नीचे आपने किसी और वेरिएबल की बातें की है, तो उसी का नीचे हाइपोथेसिस आएगा अबाउट दिस 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 दिस। इस तो तरह। ये सारे पैराग्राफ्स हमें कॉपी करने होते हैं, क्या नहीं करने होते? ये वाले सारे पैराग्राफ कॉपी करने होते हैं ना, जिसके हवाले से नीचे हाइपोथेसिस भी जी जी दिया जी, हुआ होता है। ये हमने शुरू में जो काम जी डिवाइड जी किया तो, किया हुआ है। जी जी एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ आपने भी किया हुआ है, 2-3 और स्टूडेंट्स ने भी किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया उनके लिए जरा प्रॉब्लम होगी है। तो इसको बस, अब जो मेरे कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन स्लाइटली दिस वे। तो तो एक मैं ये शेयर कर दूंगा, अगर आप इस पेपर को फॉलो करना चाहो फील फ्री। अगर आपके पास कोई अच्छा पेपर है व्हिच रिजेंबल्स व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन फॉलो दैट, उसका कोई रूल नहीं है। और सर आपने एक SEMPS, कितनी आप क्या PLS करके कुछ कहते जी थे। जी जी, पीएलएस का अ, सॉफ्टवेयर अब एसईएम हम करेंगे पीएलएस सॉफ्टवेयर के ऊपर ना। वो वाला ना, वो उसमें से
वो भी अगर किसी पेपर में मेंशन हो तो वो भी ले सकते हैं ना? हाईली रिकमेंडेड, उसमें ये होगा कि आपका आधा काम आसान आएगा। देखो वन ऑफ द रीजन के जो मैंने और डॉक्टर इमरान ने पेपर सिलेक्ट किया था, रीजन इसके एक तो इसमें एससीएम लगा हुआ है, सही है, पेरस एससीएम लिखा हुआ है, और इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है। देखो इसकी इंटरप्रिटेशन, ये एससीएम की इंटरप्रिटेशन होती है। आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। देखो हम लोग रिग्रेशन करते हैं, उससे पहले हम लोग याद है क्रॉनबैक अल्फा करते थे, रिलायबिलिटी, डॉक्टर गौरी ने भी दिखाया था हम लोगों को। तो एससीएम में वी गो फॉर कंपोजिट रिलायबिलिटी भी, एवीई भी होता है। अब आई विल एक्सप्लेन दिस, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सारा टेबल मना मिलेगा, हमने कुछ नहीं करना। ये पेपर अच्छे से लगा था कि इसमें बहुत डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। अगर आप देखो ये रहा ना, वी यूज्ड पीएलएस एससीएम, और इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन इट इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड और बहुत डिटेल में विद प्रॉपर रेफरेंसेस। हायर इज बेसिकली वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसकी बातें में बच्चों को इतना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वैल्यूज क्या क्या है, फॉर्नर क्राइटेरियन है, दिस इज वन ऑफ द रिलायबिलिटी क्राइटेरिया, पूरे मॉडल की इंटरप्रिटेशन है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, दिस ये हमने करवाया था थीसिस के बच्चों को, और एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब। तो अगर आप ये सीख लोगे, समझ लो यू आर ट्रेन्ड रिसर्चर्स। अब इसका फायदा ये है, इफ यू आर एबल टू डू दीज थिंग्स, यू कैन ऑल्सो मेक, फ्रेंकली स्पीकिंग, कैन अर्न सम साइड मनी। आप रिसर्चर्स को असिस्ट कर सकते हो, यू कैन बी असिस्टेंट रिसर्चर्स। हमारे थीसिस के बच्चे हैं, दे हेल्प अस आउट। हमें कोई पेपर पे काम करना तो उनको बता दिया ये कर लो, एंड वी पे पीपल अगर जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी काम करो, दे आर, दिस इज अ स्किल विच यू कैन मेंशन इन योर सीवी कि हमें फलाना फलाना एनालिसिस आता है, हमें उसकी इंटरप्रिटेशन आती है। और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, दे मेक डिसेंट, कहते हैं ना, पॉकेट मनी यूजिंग दी स्किल्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हार्ड स्किल्स। तो ये पेपर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसमें स्किल्स देने के बड़े अच्छे तरीके। आप ये चीजें सीख जाओगे तो समझ लो आपकी जिंदगी आसान। एंड डोंट वरी, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई और एससीएम का पेपर है और उसकी इंटरप्रिटेशन डिटेल्ड है, फील फ्री टू यूज इट। अच्छा, I will highly recommend कि you go for things like this, क्योंकि this is a very detailed analysis जो स्टूडेंट ये नहीं कर सकते। It is very complicated to them. मैं उनको एक लोकल पेपर पे दे दूंगा, उसके अंदर लोकल इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, which is also acceptable. But keep in mind कि जो इंटरप्रिटेशन इस पेपर की है और उसका जो आउटपुट है, it is drastically superior to the interpretation of that local paper. तो ये दिस इज एन ऑप्शन आई विल गिव यू, जिन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो या बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आई विल गिव यू अ सिंपलर ऑप्शन आल्सो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ट्राई टू गो फॉर समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज दीज स्किल्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सो आई एम जस्ट रिकैपिंग इन 1 मिनट कि आप लोगों ने अब क्या करना है। चैप्टर 1 ऑर्गेनाइज करना है, चैप्टर 2 ऑर्गेनाइज करना है, और चैप्टर 3 विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन विच यू हैव, उसको मैं और पॉलिश करूंगा, डोंट वरी। You can follow this paper, मैं भी आपको WhatsApp कर देता हूँ ये, और you can follow any other paper if you want, मगर वो अच्छा MJL credible source को, and they're using SCM as a variable, SCM as an analysis technique. रमशा जैसे जो उसका जो क्वेश्चनर है, she will be using SCM, but वो साथ साथ ANOVA और T-test भी यूज करेगी as a complementary analysis. चैप्टर 1 में यू विल इंक्लूड योर रिसर्च प्रॉब्लम हेडिंग के साथ, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, जैसे आपने प्रपोजल में किया था। चैप्टर 2 का मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चैप्टर 3 में जो जो चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट, उस तरीके से मनाना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आज ये काम थोड़ा टाइम निकाल के स्टार्ट करो, ताकि कोई प्रॉब्लम है वी कैन डिस्कस टुमारो आल्सो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ओह, एनी क्वेश्चन गाइस? सर आपने क्या कहा, दोबारा कहते हैं? ये जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का है। श्योर, मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। वैसे अभी आपको मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या काम करना है। नंबर 1, चैप्टर 1 आपने ऑर्गेनाइज करना है। यू कैन फॉलो दिस पेपर और यू कैन फॉलो एनी अदर क्रेडिबल पेपर जो एमजीएल के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कीपिंग इन माइंड कि उसमें एससीएम का टेक्निक यूज हुई हुई है। एससीएम हो तो पीएस के साथ, एससीएम अमोस के साथ भी होता है। अमोस वाला सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर रहे, सो डू नॉट यूज द अमोस वाला। You can use any MJL credible paper which is using the SCM PLS technique. You will organize your chapter 1 using that paper or this paper, but make sure you have headings for your research problem, research questions, research objectives, and ये कुछ जो हमने headings की थी in your proposal. Chapter 2
आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था, यूजिंग दिस स्ट्रक्चर अगेन दिस पेपर और सम अदर पेपर, जिसमें आपने हाइपोथेसिस मेंशन करने हैं विच इज बैक्ड बाय द लिटरेचर, कि आप बताओगे वेरिएबल ए का वेरिएबल बी के साथ लिंक है, ये काफी बच्चों ने पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहां वो लिखोगे उसके नीचे उसका हाइपोथेसिस, जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है, यहाँ पे बातें हो रही हैं उसके नीचे उसका हाइपोथेसिस है, फिर यहाँ पे बातें हो रही हैं उसके नीचे उनकी हाइपोथेसिस है, इस तरह आपने करना है। इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, जो आपका फ्रेमवर्क बना हुआ है बेसिकली उसी के हिसाब से हाइपोथेसिस बनेंगे। दिस वेरिएबल हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन दिस, दिस वेरिएबल हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन दिस, दिस वेरिएबल हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन दिस व्हिच इज बीइंग मीडिएटेड बाय दिस। दीस आर द टेक्निकल वर्ड्स यू डू। आप लिख लो, अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आई विल रिव्यू इट एंड आई विल गिव यू फीडबैक। मैं वन बाय वन भी आप लोगों को गो थ्रू कर लूंगा, उसका फिक्र मसला नहीं है। देन यू विल कंपाइल योर चैप्टर 3। चैप्टर 3 में एवरीथिंग विच यू नो एंड एवरीथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, उस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना है। उसमें हम जो आगे मोल्डिंग करनी है और आगे टेक्निकल चीजें ऐड करनी है वो आई विल गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू, उसकी आप फिक्र ना करो। बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि ये पेपर में शेयर कर रहा हूँ, इसका चैप्टर 3 के ये 2-3 पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना। ये चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया कि मैंने किस तरह की वर्डिंग्स ऐड करनी है यहाँ पे। चैप्टर 1 and 2 कैन बी कॉपीड पेस्टेड, बट चैप्टर 3 would not be very closely copied। आप देखोगे इसकी जो वर्डिंग्स हैं आप आदि तो कर रहे होगे, बट इसमें काफी ऐसी चीजें होंगी जो आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, जैसे ये इसका पेपर है बंदे का, ये आपको ऐड करना है, फलाना डालना है, ऐड करना है। तो चैप्टर 3 एज आप अभी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकोगे। तो दिस इज ऑल यू हैव टू डू। अभी ये जो अच्छा चैप्टर 3 में यूजुअली एनालिसिस नहीं होता, इन्होंने इस पेपर में डाला हुआ है, इन्हें एक्चुअल एनालिसिस भी दिखा दिया, रिजल्ट भी दिखा दिया, ऐसा आप नहीं करोगे अभी। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एंड एडवाइजेबल ये है कि आप लोग अभी आज की तारीख में एटलीस्ट ये काम स्टार्ट कर दो, ताकि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन रीटच इट और गो थ्रू दिस टुमारो। अगेन सर जो रिसर्च क्वेश्चन का आपने कहा है वो मतलब वो खुद से बनाने हैं या फिर वो पेपर से ही लेने हैं मुझे, यार वही बात क्लियर कर। श्योर यार, देखो ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल में बनाए हुए हैं, अगर किसी वजह से नहीं बने हुए तो ये आप लोग खुद बनाओगे। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, आपको याद होने कहा था 2-3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स के बेसिस आपके रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स से माय प्रॉब्लम वाज के फलाने फलाने फैक्टर्स पे एक साथ रिसर्च नहीं हुई, हमने जो एक्सेल शीट बनाई थी ना, तो एक हमारा प्रॉब्लम उससे निकल गया जी, फलाने फलाने फैक्टर्स पे होलिस्टिकली काम नहीं हुआ हुआ। तो माय रिसर्च क्वेश्चन कुड बी कि टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ फलाना 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 फैक्टर्स इन अ होलिस्टिक मैनर। तो हम इस तरह रिसर्च, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे डिराइव होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस। अपना प्रपोजल रिव्यू करो, उसमें लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हुए और फिर भी प्रॉब्लम उतनी आस्क मी, कोई ऐसा इश्यू नहीं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन ना लो आप लोग। आराम से रिव्यू करो, जो बातें मैंने बोली हैं, यू हैव 2-3 मिनट्स, सोचो, फिर भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल आंसर दैट। टाइम खत्म होता है, आपको फिर भी कुछ चीजें डिस्कस करनी है, दोबारा मैं कनेक्ट कर लूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। So I'm assuming कि कोई क्वेश्चन नहीं है या आप लोग थक गए हो? नहीं सर, अभी क्वेश्चन नहीं है, करेंगे तो प्रॉब्लम्स नजर आएंगे हमें अपने करने में, तो दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट। तो गाइस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज आज थोड़ा टाइम निकाल के गिव दिस वर्क एटलीस्ट 1 आवर, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कोई प्रॉब्लम्स आ रही है नहीं आ रही, प्रॉब्लम सामने आ जाए ताकि हम कल बैठ के डिस्कस कर लें। चलो गाइस, सो लेट्स कंक्लूड। इफ यू हैव एनी, इंशाल्लाह यार, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज लेट मी नो, हम कल डिस्कस करते हैं। अगेन प्लीज आज बैठ के थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जरूर सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, जज़ाकल्लाह।